तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मनी एंड बैंकिंग की पार्ट 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। आपको पता है, जैसे हमने क्लास के शुरू में डिस्कस किया था पहली क्लास में, कि किसी भी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम में दो तरह के बैंक होते हैं। एक होता है कॉमर्शियल बैंक और दूसरे होते हैं आपका सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के बारे में हमने क्लासेस में डिस्कस किया कि कॉमर्शियल बैंक किस पर्पज से काम करते हैं, अर्निंग प्रॉफिट्स। और सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है, टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ठीक है, हमने देखा था सेंट्रल बैंक को हम क्या बोलते हैं, पापा बैंक, और कॉमर्शियल बैंक होते हैं बच्चे जो कंट्रोल करते हैं किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक। भारत में सेंट्रल बैंक जो है, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। भारत के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है आरबीआई। तो भारत में बैंकों के बाप कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए, तो सेंट्रल बैंक की कहानी बात करते हैं। सेंट्रल बैंक कहते किसे, सेंट्रल बैंक इज अ बॉडी दैट कंट्रोल्स, जो कंट्रोल करे, ऑपरेट करे, चलाए, रेगुलेट करे, नियंत्रित करे, डायरेक्ट करे, निर्देश दे द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मतलब मॉनेटरी स्ट्रक्चर, मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, बैंकों से रिलेटेड जो कंट्रोलर है, जो ऑपरेटर है, उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक। भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक स्टोरी है, आपको बताऊं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना कब था, अंग्रेजों के जमाने में बना था। कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को। और इस पे कौन सा कानून लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। मतलब ये कानून कहाँ बना था, अंग्रेजों के जमाने में। तो आरबीआई कब से चल रहा है, तो यहाँ से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, तो आप बोलेंगे 1 अप्रैल 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, कौन सा कानून लगता है, तो आप बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब एक बात आती है, रिजर्व बैंक वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। ये क्या बात है, देखो, नेशनलाइज्ड मतलब होता है, नेशनलाइज का मतलब होता है गवर्नमेंट की ऑनरशिप। किसकी ऑनरशिप, गवर्नमेंट की ऑनरशिप। मतलब किसी भी चीज पे का मालिक सरकार हो जाए, पहले वो प्राइवेट हो और बाद में सरकार उस पर कब्जा कर ले, सरकार उसका मालिक बन जाए, तो उसको कहते हैं नेशनलाइजेशन। तो पहले आरबीआई प्राइवेट बॉडी था, सरकार ने कब नेशनलाइज किया, 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड कॉमर्शियल बैंक्स कब नेशनलाइज किए गए, कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज किए गए थे पहली बार जब नेशनलाइज हुआ। पहले कॉमर्शियल बैंक, अभी लिखा होता है ना, बैंकों में जाते हैं भारत सरकार का उपक्रम, क्यों लिखा होता है, बिकॉज दे आर नेशनलाइज्ड बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक पहली बार जब नेशनलाइज किए गए, वो दिन था 19 जुलाई 1969। कितने बैंक नेशनलाइज किए गए, 14 बैंक। और उसके बाद 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज किए गए, लेकिन न्यू बैंक ऑफ इंडिया में, इसको न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक से मिला दिया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ, 19 बैंक बचे थे, हालांकि और कम हो गए हैं अभी, क्योंकि विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया, ओरिएंटल कॉमर्स बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। तो बैंकों का नेशनलाइजेशन पहली बार कब हुआ, 19 जुलाई 1969। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949। ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी आरबीआई कौन कौन से काम करता है। पहला है करेंसी अथॉरिटी, देश में नोट छापने का अधिकार
सिर्फ किसके पास है? आरबीआई के पास। आप आरबीआई कैसा भी नोट छापे, नोट वही छाप सकता है। आपके पास ज्यादा अच्छा प्रिंटर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नोट छापने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 रुपए से लेके, कहां से? 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट जो होता है वो कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। 1 रुपए का नोट, ₹1 नोट प्लस कॉइन्स यानी सिक्के, ये कौन मिंट करता है? ये मिंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ध्यान देना, 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये सिक्के कौन मिंट करता है? ये करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्के बनाने के बाद किसको दे देते हैं? किसको दे देते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो चलिए डिस्कस करेंगे इन्हीं फंक्शंस को। पहला फंक्शन जो है करेंसी अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक हैज सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। मतलब देश में सिर्फ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट छाप सकता है, उसके अलावा कोई भी नोट छाप नहीं सकता। 1 रुपए का नोट और सिक्के कौन छापेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। देखो, जो 2 रुपए से लेके ना आप 2000 तक के नोट देखोगे, इस पे सिग्नेचर होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई। किसका होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी करंट में गवर्नर कौन है? करंट में गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है ना, 1 रुपी नोट, इस पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते, इसमें सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। किसके सिग्नेचर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी हिंदी में कहेंगे वित्त सचिव। ठीक है। ऑल द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लायबिलिटी। देखो, जितना भी आरबीआई नोट छापता है बदले में कुछ ना कुछ एसेट जरूर रखेगा, अदरवाइज फिर क्या होगा? अगर मान लीजिए इस नोट के बदले में कोई एसेट है तो पैसे ही नहीं मिलेंगे लोगों को। तो आरबीआई क्या करता है? जितना भी करेंसी प्रिंट करता है उसके बदले में कुछ ना कुछ एसेट जरूर रखता है। ये है पॉइंट्स आपके करेंसी अथॉरिटी से रिलेटेड। आगे चलते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है, मतलब क्या फायदे हैं अगर आरबीआई ही बस नोट इशू करता है? पहली चीज तो एक जैसे ही नोट रहते हैं देश में, अलग अलग रंग बिरंगे नोट नहीं आते, मतलब बहुत सारे कलर्स नोट नहीं है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, सबके नंबर जो है अलग अलग रहते हैं। दूसरा, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके बाद सरकार को सुपरवाइज और कंट्रोल करने में आसानी होती है। लोगों को बैंक के ऊपर भरोसा होता है। आपने कभी भी रिजर्व बैंक के सिग्नेचर के ऊपर डाउट नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपको आरबीआई के ऊपर भरोसा है। और उसके बाद इस हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। मतलब आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काम करने में मदद करता है, कम या ज्यादा जैसा भी है उसको मैनेज करने में आपकी मदद करता है। ये है आरबीआई का फंक्शन एज अ इशूअर ऑफ करेंसी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, आरबीआई जो होता है ना, वो सभी बैंकर्स का गवर्नर, ये देखें सभी गवर्नमेंट का बैंकर होता है। ये देखें आप, आरबीआई और सरकार मिलजुल कर देखें, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे हुए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई एक्ट एज बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब भैया बैंकर मतलब सरकार का पैसा किसके पास रखा रहेगा? आरबीआई के पास रखा रहेगा। ठीक है, मतलब सरकार की तरफ से कोई पेमेंट करना है, सरकार की तरफ से कोई पैसा लेना है, वो कहाँ रहेगा? आरबीआई के पास। तो बैंक हो गया। और सरकार को अगर लोन भी चाहिए तो सरकार किससे लोन लेती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है। उसके अलावा सरकार की, सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक डेट, यानी तो सरकार का कर्ज है उसको मैनेज करने के लिए। और सरकार को सलाह भी देता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक मैटर्स में क्या महंगाई बढ़ रही है तो सरकार को क्या करना चाहिए, महंगाई घट रही है तो सरकार को क्या करना चाहिए,
तेजी आ रही है तो सरकार को क्या करना चाहिए, मंदी आ रही है तो सरकार को क्या करना चाहिए, मतलब सरकार को ज्ञान देने का काम भी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे चलते हैं, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। देखो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, पापा ऑफ ऑल बैंक, मतलब बैंकों के बैंक। पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व मतलब मान लो कि आरबीआई बैंकों के पास आया डिपॉजिट 1000 करोड़ का, कितने का आया, अब इसमें से आरबीआई ने बोला कि आपको 5% रखना पड़ेगा कैश रिजर्व। कहा कितना हो गया 5% इसका, 50 करोड़। ये कहाँ रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास। तो बैंकों का पैसा रखा रहेगा आरबीआई के पास। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टोडियन मतलब जिसकी कस्टडी में पैसा रखा हुआ है, फिर जिसके कब्जे में पैसा है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जिसका कोई भी नहीं होता उसका भगवान होता है। इसी तरह से बैंकिंग सिस्टम का भगवान कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब बैंकों को कहीं और से पैसे नहीं मिलते तो वो किसकी शरण में जाते हैं, वो शरण में जाते हैं किसके, आरबीआई के। और आरबीआई क्या करता है, उनको पैसे देता है। फिर क्लियरिंग हाउस क्या होता है, देखो क्लियरिंग हाउस मतलब आरबीआई में सभी बैंकों के अकाउंट होते हैं। आरबीआई में स्टेट बैंक का भी अकाउंट होगा, पीएनबी का भी अकाउंट होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी अकाउंट होगा। तो इन सभी के मान लीजिए एसबीआई को देना है पीएनबी को देना है बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो ये अलग अलग ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं होगी, आरबीआई खुद ही सेटल करा देगा इन ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि सभी का पैसा है। फिर एक्ट एज सुपरवाइजर, कंट्रोल, बैंकों को देखता है आरबीआई। बैंकों का पापा है तो देखता रहता है कि बच्चे कुछ बिगड़ ना जाए, कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे पापा की बदनामी हो, तो इस पे आरबीआई एक्ट एज अ सुपरवाइजर। तो ये हो गया बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर के रूप में आरबीआई का फंक्शन। कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है आगे चलते हैं। अब है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो मान लीजिए हमारे एक इंडियन रेसिडेंट है, मिस्टर मुन्ना, मिस्टर मुन्ना। अब ये मिस्टर मुन्ना गए अमेरिका, कहां गए, अमेरिका। अमेरिका से ये पैसा कमा के आए, अमेरिका से ये पैसे कमा के आए और ये लेके आए $5 लाख। कितना, कितना लेके आए, $5 लाख लेके आए। अब इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं, तो ये क्या करना पड़ेगा, इनको बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। कहां डिपॉजिट करना पड़ेगा, बैंक में। तो इनका मान लीजिए खाता था स्टेट बैंक में, ये पैसा लेके जाएंगे यहां डिपॉजिट कर देंगे और स्टेट बैंक ये पैसा कहां भेज देगा, आरबीआई के पास। ये बदले में इनको क्या मिल जाएगा, रुपए मिल जाएगा। मान लो $5 लाख के, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो जितना पैसा होगा उतना मिल जाएगा, मतलब 3,50,00,000 रुपए इनको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये डॉलर कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास। तो जितना भी देश में विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा मतलब फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, ये फॉरेन एक्सचेंज किसके पास रखा जाएगा, ये फॉरेन एक्सचेंज रखा जाएगा आरबीआई के पास। इसीलिए कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब आरबीआई की कस्टडी में फॉरेन एक्सचेंज को रखा जाएगा। मतलब जितना होगा स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये कहां पर होगा, आरबीआई के पास। ठीक है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, आरबीआई को ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, पहला इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, मतलब डॉलर और रुपए का रेट जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ये आरबीआई की मदद करता है। मतलब अभी $1 में 70 रुपए है, तो अगले दिन ऐसा नहीं होगा कि $1 में 200 रुपए हो जाए। और दूसरा हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी टुवर्ड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। एक चैप्टर है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक्स में, उसमें जब डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे कि क्या ये फर्क पड़ता है। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि आरबीआई ही सारा पैसा, जो विदेशी पैसा है वो किसके पास रखा जाएगा, आरबीआई के पास। आपको मैं बता दूं, आप $2000 से ज्यादा कैश
$2000 से ज्यादा कैश के रूप में अपने पास नहीं रख सकते, आपको बैंक में जमा कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका रोटी कपड़ा मकान हवा और लात सब कुछ क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, अब देखो इससे आगे की बातें हम कब 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 करेंगे, कल करेंगे। कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। कल आप टाइम पे आए तो हम जिससे इस चैप्टर को क्या कर